सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको बताते हैं, आप तक लगातार लाते हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे। इस लड़ाई को मिलकर निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 650 से ज्यादा पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और एनडीएमए के संयुक्त सचिव संयुक्त बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बच्चों के टीकाकरण में प्रोटोकॉल का पालन हो। वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल कोवैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे इंतजार करना होगा। पहली डोज के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक ली जा सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए अलग से टीम बनाएं। सरकार ने कहा कि बीमार और बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वहीं देश में कोरोना की 2 नई वैक्सीन कोर्बीवैक्स और कोवोवैक्स मोलनुपिराविर के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र और राज्य सरकारें ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोरोना के हालात पर लगातार निगरानी कर रही है और रोकथाम के लिए उचित कदम उठा रही है। लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक मीटिंग को बुलवाया है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 7 महीने में सबसे ज्यादा 0.89% पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के खतरे और कोरोना की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने एलजी अनिल बैजल की अगुवाई में समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली में कोविड ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मेट्रो और बसें 50% क्षमता से चलेंगी। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं। एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार, सैलून खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में 20 लोगों को ही इजाजत होगी। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर पाबंदी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है, ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश को कोरोना से प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया और यह आदेश फिलहाल अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। तो वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं।
कर्नाटक की सरकार की बात करें, कोरोना ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां विशेष तौर पर हो रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों से सबक लेते हुए कर्नाटक की सरकार ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। पूरे राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई ताकि मालूम चल सके कि ऑक्सीजन प्लांट सही से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। कर्नाटक के सभी 192 ऑक्सीजन प्लांट पर यह मॉक ड्रिल मंगलवार सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चली। इस दौरान हर घंटे में जांच की गई कि ऑक्सीजन प्लांट सही काम कर रहे हैं या नहीं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर महीने ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट पीएमओ को भी भेजी जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कर्नाटक सरकार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर खास तैयारियां कर रही है। This idea of doing mock drill is to find out the site readiness, the oxygen generation capacity, the purity issues, the flow issues. If there are any technical issues, those things also we can set it correct. फिलहाल कर्नाटक में ऑक्सीजन के कुल 264 प्लांट हैं, जिनमें से 192 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह काम कर रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 199 मीट्रिक टन है। इस वक्त कर्नाटक में जितने भी ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट हैं, उन सबों पर एक ड्राई रन या यूं कहें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज कर्नाटक के तमाम जितने भी पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर चल रही है। इस वक्त कर्नाटक में 192 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो एक समय में 199 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को 2 नई वैक्सीन और एक टैबलेट यानी कि गोली को मंजूरी मिल चुकी है। पहली वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स वैक्सीन, जो बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने तैयार की, और ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बनने वाली पहली वैक्सीन है। इसके अलावा मोल्नुपिराविर एंटीवायरल डोज है। इसको मंजूरी मिल गई इस दवा को कि दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनमें कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण या मध्यम लक्षण पाए जाए, ताकि वो गंभीर रूप से संक्रमित न होने पाए। जर्मन कंपनी मर्क के मोल्नुपिराविर ड्रग को भारत में सिप्ला कंपनी भी बना रही है। सिप्ला ने मोल्नुपिराविर को भारत में मंजूरी मिलने पर बयान जारी कर कहा है कि सिप मोल्नु 200 mg नाम से मोल्नुपिराविर इस ड्रग जो है बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। देश भर में कोविड के जो नए वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन, इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये केसेस सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। कोरोना को रोकने के लिए जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू कर दी, दूसरी तरफ लोग सरेआम खुलेआम इन नियमों की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं, इन विजुअल्स में आप देखिएगा। मुंबई की बांद्रा की तस्वीर आपके सामने, लोगों का हुजूम देखते नजर आ रहा है। और नाइट कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन कैसे होता है आप देखिए जरा। इस दौरान लोगों में संक्रमण का डर नहीं है, ये आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं विजुअल्स के जरिए। बाकी लोगों ने तो सरकार से न्यू ईयर तक नाइट कर्फ्यू हटाने की बात तक कह डाली है, सुनिए जरा। बढ़ रहा है, बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पब्लिक को डरना चाहिए, थोड़ा तो बिंदास रहना ही चाहिए। नाइट कर्फ्यू लगी भी है तो उसको मिटा 31 तक का जो भी है, 31 के एंजॉयमेंट के लिए अगर नाइट कर्फ्यू है तो वो हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में भी रात 11 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नाइट कर्फ्यू की पहली रात जी मीडिया संवाददाता राम मनोज ने राजधानी देहरादून से हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मरीजों के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। आपको दिखाते हैं कि राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू का किस तरह से असर है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो आदेश है उसके मुताबिक 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए घर से निकलेंगे या कहीं पर उनको जाना है या अपने ऑफिस से वो किसी
कारण की वजह से लेट आ रहे हैं या कोई और बात है, उसके चलते वो अपने घर को जा सकते हैं। लेकिन सरकार के मुताबिक यानी जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 11 बजे रात्रि से लेकर के और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल आप ये राजधानी देहरादून के चाहे रिस्पना पुल के आसपास का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, ये सड़कों के सूना होने की पीछे वजह यही है कि अब सरकार ने लगातार जो कोविड के गाइडलाइंस है उसमें बदलाव किया है और ओमिक्रॉन के मरीजों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगाया है और सरकार ने सभी लोगों से इसमें सहयोग करने की भी अपेक्षा की है और इस तरह से राजधानी देहरादून में आवागमन फिलहाल अब नाइट कर्फ्यू के दौरान कम हो गया है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी कि कोरोना वायरस की जो नई वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके कारण हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सकता है। हालांकि अभी तक ये रिसर्च में ओमिक्रॉन संक्रमण को माइल्ड करार दिया गया। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर जर्मनी, चीन ने सख्ती बरतते हुए कई पाबंदियां लगा दी हैं। चीन ने वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लाखों लोगों को घर में रहने का आदेश दिया, तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय देशों में संक्रमण के रिकॉर्ड केसेस दर्ज हो रहे हैं। और काले धन के कितने धन कुबेर हैं, आइए इस खबर पर अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। डीजीजीआई की रेड और 196 करोड़ कैश की बरामदगी के बाद पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया। पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद पहले उनकी परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी मीडिया से बातचीत में पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन ने बेगुनाही का दावा किया और भरोसा जताया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सुनिए जरा। आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर। पीयूष जैन के ठिकानों से डीजीजीआई ने कुल 196 करोड़ का कैश बरामद किया। 5 दिन तक चली इस छापेमारी पर जीएसटी टीम के सह निदेशक ने भी मीडिया से बातचीत की। सह निदेशक ने कहा कि कैश बरामद हुआ और अब आगे की कार्रवाई जांच टीम करेगी। हमने आज अपना पंचनामा कंक्लूड कर लिया। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। जो आगे से कितना टोटल रिकवर किया आपने, गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट कर। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी। लुधियाना ब्लास्ट केस की बात करते हैं। इस पर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जर्मनी में इस ब्लास्ट के आरोपी जसविंदर मुल्तानी को अरेस्ट किया गया। इसका संबंध बब्बर खालसा के साथ है। सूत्रों की माने तो मुल्तानी पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली, मुंबई में भी आतंकी हमले करवाने की फिराक में था। मुल्तानी दिल्ली में लाल किले पर आतंकवादी हमला करवाना चाहता था। सिर्फ इतना नहीं, मुल्तानी एक बड़े किसान नेता पर हमले करवाकर अशांति फैलाना चाहता था। ये है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी, जिसे जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुल्तानी का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था और वो पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी साजिश रच रहा था ताकि चुनाव से पहले पंजाब में अशांति फैलाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी ने न सिर्फ लुधियाना ब्लास्ट की साजिश रची बल्कि उसने देश के 2 बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई को भी दहलाने का खतरनाक प्लान बनाया था। बताया जाता है कि मुल्तानी खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवा रहा था जिससे दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमले करवाए जा सकें। मुल्तानी ने आने वाले 26 जनवरी से पहले दिल्ली में लाल किले पर हमले की साजिश रची थी। आपको याद होगा कि इस साल 26 जनवरी पर किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर उपद्रव किया गया था। इसके 1 साल पूरे होने से पहले मुल्तानी लाल किले को आतंकवादी हमले का टारगेट बनाना चाहता था। लाल किले पर हमले की इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ बताया जाता है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पाकिस्तान के हुक्म पर मुल्तानी भारत के बड़े शहरों में आतंकवादी हमले का मंसूबा बना रहा था।
इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि मुल्तानी ने किसान आंदोलन को अशांत करने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पर हमले की भी साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने फरवरी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक जीवन सिंह को मुल्तानी ने ही अलगाववादी गतिविधियों में शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी ने जीवन सिंह से सोशल मीडिया पर संपर्क किया और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके लिए मुल्तानी ने जीवन सिंह को फंड भी मुहैया करवाया ताकि वह हथियारों की खरीद कर सके। राजेवाल खालिस्तानी ताकतों के विरोध में बोलते थे, जिससे मुल्तानी नाराज था। मुल्तानी का एक मकसद ये भी था कि राजेवाल पर हमला करवाकर भारत में किसान आंदोलन को हिंसक रूप दिया जाए। जसविंदर मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। उसे जर्मनी से प्रत्यर्पण कर भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। और मालेगांव धमाके केस में एक बड़ा खुलासा दरअसल हो गया है। इस खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। इस केस के एक गवाह ने आरोप लगा दिया कि एटीएस के अधिकारियों ने उस पर दबाव डाला कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं का नाम इस केस में ले ले। इस गवाह का दावा ये कि जिन एटीएस ऑफिसर्स ने उस पर दबाव डाला उसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम शामिल है। मालेगांव ब्लास्ट का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार इस जिन्न को बाहर लाने वाला एक गवाह है, जिसकी गवाही ने इस मुद्दे को फिर एक बार जिंदा कर दिया है। इस गवाह ने कोर्ट में बयान दिया कि एटीएस के अधिकारियों ने उस पर मालेगांव केस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाला। गवाह का दावा है कि एटीएस ने उस पर आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए भी दबाव डाला। गवाह के मुताबिक एटीएस अधिकारियों ने धमकी दी कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस नेताओं का नाम नहीं लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इस गवाह के एक बयान को 2009 की चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। गवाह के मुताबिक उस पर आरएसएस के जिन नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया वो हैं इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, प्रोफेसर देवधर और काकाजी। गवाह ने ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, तत्कालीन डीसीपी श्री राव पर लगाए हैं। मालेगांव केस के एक आरोपी समीर कुलकर्णी ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए गवाह के दावे के बारे में बताया। मुझे बार बार हर दिन एक ही प्रेशर दे रहे थे कि 5 आरएसएस के नाम जब तक आप नहीं लेते तब तक आपको नहीं जाने देंगे। हमने बाकी लोगों का क्या हशर किया आपको पता है। और 5 आरएसएस का नाम में पहला नाम योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा नाम इंद्रेश कुमार, तीसरा नाम स्वामी असीमानंद जी, चौथा नाम देवधर जी और 5वां नाम काका जी। ये उसने 2 बार स्पेशल एनआई कोर्ट में रिपीट किया। इस गवाह के बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने गवाह के बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बड़ा महत्व का है। वैसे एटीएस पर प्रताड़ना का आरोप नया नहीं है। इससे पहले भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर कई बार चला है। अब यूपी चुनाव से पहले इस नए खुलासे के बाद सियासत नए सिरे से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीन की चाल की बात करते हैं। चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। एनएसी पर अच्छी सड़कों के निर्माण के सेना की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीआरओ ने ऐसी सड़कें बना दी हैं जिनके जरिए टैंक्स को भी आसानी तक एलएसी तक पहुंचाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लद्दाख में डेमचौक तक जाने वाले और सिक्किम में डोकलाम तक जाने वाली 3 सड़क, 24 पुल देश को समर्पित किए। इनमें 140 फुट डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज भी शामिल था। इन पुलों के निर्माण के बाद सेना के रसद, हथियारों, जरूरी सामानों के साथ साथ अब टैंक्स भी एलएसी तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डेमचौक तक
जाने वाली सड़क का निर्माण 19,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क है। रक्षा मंत्री ने जिन 14 पुलों का उद्घाटन किया, उनमें 9 जम्मू कश्मीर में, 5 पुल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, 3 पुल अगर बात करें तो उत्तराखंड में, और एक पुल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सिक्किम में जो पुल है, 140 फीट लंबे मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जो टैंक का भार सहने की क्षमता रखते हैं। रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि सीमा से सटे 75 जगहों पर बीआरओ कैफे भी बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कर्मियों को मदद मिल पाएगी। एक रिपोर्ट देखिए आप। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम यूपी में है। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। सभी पार्टियों ने निष्पक्ष होकर तय किया कि चुनाव करवाने का हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को हटाने की मांग की है और चुनाव आयोग को उनके खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। कांग्रेस ने कहा कि अवनीश अवस्थी के पद पर रहते निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है। वहीं आरएलजी ने चुनाव आयोग से सरकारी संसाधनों पर हो रही रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। जयपुर में इनकम टैक्स ने 2 व्यापारियों के 50 ठिकानों पर छापे मारे। 300 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। जयपुर के 2 कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में 300 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। एक कारोबारी ने 55 करोड़ रुपए की अघोषित आय को स्वीकारा है, जिस पर टैक्स और जुर्माना लगाकर राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स की कई टीमों ने इन कारोबारियों के अलग अलग 50 ठिकानों पर भी छापेमारी की और कई दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है, जिससे जांच में कई राज खुल सकते हैं। आयकर विभाग का कहना है कि दस्तावेजों के वास्तविक आकलन के बाद कारोबारी समूहों पर आईटी रेड के बाद आंकड़ा 300 करोड़ से भी पार जा सकता है। रेड में आयकर विभाग के अधिकारियों को 17 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी मिली है। रेड के दौरान आयकर विभाग को कारोबारियों की बेनामी संपत्ति, शेयर बाजार में निवेश और फर्जी फर्मों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जी न्यूज।